क्लास 7 के इतिहास की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चोल वंश के प्रशासन के विषय में पढ़ा। आज भी हम लोग चोल वंश के प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चोलों ने संसाधनों के उपयोग की एक व्यवस्थित नीति बनाई थी। संसाधनों का सही और नियोजित उपयोग चोलों की सफलता का मुख्य कारण था। चोल वंश के राजाओं ने क्या किया था कि उनके पास जो भी संसाधन थे उसका वो लोग एक व्यवस्थित तरीके से एक योजना बनाकर सही तरीके से उसका प्रयोग करते थे। इसी कारण चोल वंश का शासन व्यवस्था और उसका राज काज काफ़ी अच्छा रहा और लोग उसमें सफल भी हुए। तो चोल वंश की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित थी। क्या क्या थी खासियत, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है केंद्रीयकृत प्रशासन। वेल्लाल जाति के समृद्ध किसान नाडू कृषक इकाई की गतिविधियों और मामलों का पूरा नियंत्रण रखते थे। नाडू नामक कृषक इकाई कई गांवों को मिलाकर बनती थी। नाडू सीधे तौर पर केंद्रीय चोल सरकार के अधीन होते थे। अब देखिए उनकी प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार चलाई जाती थी। वेल्लाल जाति के समृद्ध किसान जो होते थे उसको नाडू कहा जाता था। वो एक कृषक इकाई चलाते थे और उनकी हर गतिविधियों का नियंत्रण रखते थे, देखते थे। नाडू नामक कृषक इकाई कई गांवों को मिलाकर बनाया जाता था और ये नाडू कृषक इकाई जो होते थे सरकार के अधीन चलाए जाते थे, सरकार के द्वारा ही ये चलाए जाते थे। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, क्या आप जानते हैं? चोल काल के दौरान भूमि को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया था। कौन कौन श्रेणी? वेल्लव नवगाई, ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को दी गई भूमि होती थी। जो ब्राह्मण नहीं होते थे उनको उस किसान को जो भूमि दी जाती थी उसको वेल्लव नवगाई कहा जाता था। ब्रह्मादेय, ये भूमि किस प्रकार की होती थी? तो ब्राह्मणों को अनुदान में दी गई भूमि को ब्रह्मादेय कहा जाता था। शाला भोग, ये किस प्रकार की भूमि होती थी? विद्यालय के रखरखाव के लिए ये भूमि होती थी। देवदान, ऐसी भूमि होती थी जो मंदिरों की दान में दी गई भूमि होती थी। पलिचंदम, ये जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि होती थी। तो इस प्रकार से भूमि की कई श्रेणियां होती थी, उसमें बांटा गया था। उसके बाद है राजस्व, टैक्स। चोल मंडलम के रखरखाव के लिए राजा राज प्रथम के समय कृषि योग्य उपजाऊ भूमि पर कर लिया जाता था। भूमि कर ही चोल साम्राज्य की आय का एक महत्वपूर्ण साधन था। अब चोल वंश के आय का प्रमुख साधन कहाँ से आता था? तो उपजाऊ भूमि से जो कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, उससे जो आय प्राप्त होती थी तो वही उनके आय का प्रमुख साधन था, जिसको राजस्व कहा जाता था। भूमि स्वामियों की भूमिका। भूमि स्वामियों की उपाधि जैसे मुवेंद, वेलन या एक किसान और अरैयार प्रधान उन धनी भूस्वामियों को दी जाती थी जो 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। ये सभी उपाधि है जो किसानों को दी जाती थी। ये उपाधियां आदर के तौर पर दी जाती थी। वे महत्वपूर्ण पदों पर राज्य के केंद्रीय प्रधान के रूप में वो लोग काम करते थे। ये बड़े पोस्ट होते थे, बड़ी उपाधियां होती थी जो भूस्वामियों को दी जाती थी। ये राजा के अधीन होकर काम करते थे। गांवों को कई प्रकार से श्रेणीबद्ध किया गया था। अलग अलग तरह से गांव को भी बांटा गया था।
ब्राह्मणों के गांव को क्या कहा जाता था? ब्रह्मादेय। विल्लाल किसान के गांव को कहा जाता था तनियूर वह लोग का गांव होता था जो महत्वपूर्ण राजकीय कार्य करते थे। राज्य के महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनके गांव को तनियूर कहा जाता था। देवदान किसको कहा जाता था? तो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि जो होती थी उसको कहा जाता था। एक गांव के अंतर्गत आर्द्र भूमि, एक गांव में क्या क्या होता था? तो आर्द्र भूमि, शुष्क भूमि, उर यानी कृषक, गांव की जगह घर के बगीचे, मनरम यानी सभा जहां होती थी बुलाई जाती थी, पशुचारण के लिए निर्धारित खाली जमीन, जलाशय, बाड़, गौशाला, वन भूमि, प्रतिभूमि, खारे पानी की नहरें, नदियाँ, नदी के पास की कृषि योग्य भूमि, पानी के तालाब या गड्ढों वाली भूमि, पेड़ आदि, ये सभी गांव में होते थे। ब्राह्मणों की सभा को सभा कहा जाता था। सभा कई तरह की होती थी, किसानों के लिए भी सभा होती थी, अन्य लोगों के लिए भी होती थी, लेकिन ब्राह्मणों के लिए जो सभा होती थी उसको सभा कहा जाता था। यह एक बहुत शक्तिशाली संस्था थी। यह ब्राह्मणों को दी गई भूमि की देखभाल करती थी। यह सभा पूर्णतः संगठित और निपुणता के साथ काम करती थी, यानी बहुत अच्छे तरह से काम करती थी। ये ब्राह्मणों के लिए काम करती थी। सभा के संगठन की महत्वपूर्ण विशेषता इस प्रकार थी। उसकी क्या क्या खासियत थी? तो समितियाँ, ब्राह्मणों को अनुदान में दी गई भूमि के प्रत्येक पक्ष की देख रेख के लिए एक पृथक अलग समिति बनाई गई थी जिसको समितियाँ कहा जाता था। एक समिति सिंचाई की व्यवस्था की देखती थी, तो दूसरी बगीचे और तीसरी समिति मंदिरों की देखभाल करती थी। उसके बाद है सदस्यता। योग्य सदस्यों के नामों को ताड़पत्र पर लिखकर एक घड़े में डाल दिया जाता था। एक लड़के को कहा जाता था कि वह प्रत्येक समिति के एक निश्चित संख्या निकाले। इसी प्रकार से समिति का गठन होता था। अब जो अपना नामांकन उसमें करना चाहता था तो एक घड़ा रखा जाता था, उसमें ताड़ के पत्ते पर अपना नाम लिखकर उसमें डाल दिया जाता था और लड़के को बोला जाता था कि एक लड़के को कि उससे निकालो। जो उसको निकाल के दे देता था, उसमें जिसका नाम आता था वो समिति के सदस्य हो जाते थे। तो इस प्रकार से सदस्यता ग्रहण की जाती थी। अब है चीन का तांग वंश। तांग वंश ने चीन में 618 ईस्वी से 907 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक एक सैन्य योद्धा था। तांग वंश के शासन में चीनी साम्राज्य पर नए क्षेत्रों तक फैल गया। तांग ने ही सिविल सेवाओं की परीक्षा की शुरुआत कर सरकार को उच्च पदों पर लोगों की नियुक्ति की व्यवस्था आरंभ की। इतिहासकारों ने इस व्यवस्था को योग्यता परीक्षा का नाम दिया। इसके अंतर्गत उच्च सरकारी पदों पर लोगों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर होती थी। तांग की राजधानी सियान उस समय विश्व का सबसे बड़ा शहर था। यहाँ भारतीय, जापानी, कोरियाई, तुर्की और ईरानी लोग आते थे। इसके लिए उन्होंने सड़कों और जल मार्गों को तैयार करवाया था ताकि यात्रा में आसानी हो सके। इससे व्यापार को सहायता मिली तथा साथ ही साम्राज्य भी समृद्ध हुआ। आपके विचार में चीन से क्या निर्यात होता था? उस समय चीन से चाय का निर्यात होता होगा, अन्य सभी सामग्रियों का होता होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।